बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर हैं हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूं शहरबानो मुशर्रफ। पीडीएम जलसे के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज, तोड़ फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। मीनार पाकिस्तान पर सकाफती विरसे का नुकसान पीडीएम से वसूल किया जाएगा, फिरदौस आशिक अवान। फजलुर रहमान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया, मरियम, बिलावल और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 और M5 सखर तक बंद कर दी गई। पीडीएम का पार्लियामेंट के इस्तीफे लेकर जनवरी या फरवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लाहौरियों ने जलसे में शिरकत ना करके पीडीएम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आवाम ने पीडीएम की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी है। आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं एहसान नाज साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, आप चेयरमैन प्रेस क्लब लाहौर भी हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरे घर में दिन का आगाज़ जो है वो नमाज फजर से करते हैं। नमाज फजर के बाद फिर हम वॉक के लिए जाते हैं, वॉक करके फिर आगे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर ऑफिस जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वो सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा अखबारात जो है वो मैं सुबह सुबह पढ़ता हूँ और कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं उनकी ख़बरें हेडलाइन देखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मुल्क में, दुनिया में, लाहौर शहर में क्या हो रहा है। और ये हमारे डेली के मामूलात हैं और इसी से आगाज़ करते हैं। और मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों पे टॉक शोज़ में जाता हूँ, अपने साथी दफ्तर में जहाँ हमारा कारोबार है वहाँ पे जाता हूँ, बीकन हाउस हेड ऑफिस में भी जाता हूँ। दीगर इसी तरह और कई इदारे हैं जिनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर कभी हफ्ते में 1 दिन जाता हूँ, कभी हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ, कभी हफ्ते में 4 दिन जाता हूँ। मैं किताबें भी लिखता हूँ, शेर व शायरी भी करता हूँ और उसके साथ। तो सर, सबसे पहले एक शेर आपने हमें सुनाना है, कोई दिलचस्प अच्छा सा। जलसा जो कल लाहौर मीनार पाकिस्तान में था, जी जी, वो जलसा नहीं था, वो जलसा नहीं था, वो जलसा। वाह वाह। अच्छा सर, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, बहुत जगह जाते भी हैं, तो इस दौरान आप देखते होंगे कि कोरोना जो इस टाइम हमारे मुल्क में फैला हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं कि इसकी शरह मज़ीद बढ़ती जाएगी या कम होगी? SOPs पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं? तो कोई असूली तौर पे तो हम तमाम नफूस को, पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं, हम सब को अपने अपने जिस्म पर कोरोना के लिए जो SOPs उनको नफज करना चाहिए। सैनिटाइज़र का और ये मास्क जो है ना, मास्क ये आपको हर वक्त लगा के रखना चाहिए, क्योंकि 75% जो ये कोरोना की बीमारी है, अगर ये पहना हुआ हो तो इसका तदारक है।
तो हुकूमत भी डे टू डे जो एडवाइस देती है, टीवी चैनलों पे जो आ रहा है अवेयरनेस के लिए, अखबारात में आ रहा है, लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में पहली जो लहर आई थी ना, उसमें लोगों ने बहुत एहतियात किया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने घरों में पाबंद भी रहे थे, सैनिटाइज़र का, मास्क का भी बहुत इस्तेमाल किया था। लेकिन न जाने इस दफ़ा हमारी कौम ने इसको कोई सीरियस नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर पीडीएम जलसे कर रही है, हुकूमत जलसे कर रही है, मुख्तलिफ अवाम के लोग भी गलियों में, बाज़ारों में, शहरों में, दुकानों में इस तरह जा रहे हैं जिसका कोई कोरोना नहीं है। लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानियों से, अक़वाम आलम के तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, कोरोना है, इसके लिए हमें तदारक बहुत ज़रूरी है। हम इसके साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन इसके लिए अगर हम एहतियाती तदबीर को इख्तियार करें तो मुझे उम्मीद है कि हम इस पर काबू पा लेंगे और ये जो मोज़ी मर्ज़ है जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इसको हम ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं। सर, आपने जिस तरह से देखा कि अब हमारी पाकिस्तान की अहम शख्सियत जितनी भी हैं, शख्सियात हैं, उन पे कोरोना के हमले हो रहे हैं, जिनमें अब हाल ही में पता लगा मौलाना तारिक जमील पर भी कोरोना का हमला हो चुका है, माहिरा खान पे भी हो चुका है। अब क्या देखते हैं, हमारी अहम शख्सियात क्या कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये वबा उनको घेर रहे हैं? देखो, ये अगर कोरोना SOPs पे अमल कर रहे होते तो ये बिल्कुल इनको कोरोना ना होता, क्योंकि जितने भी आप देखें, कल जलसा था पीडीएम का, जी जी, कितने रहनुमा थे जिन्होंने ये मास्क पहना हुआ था। लेकिन मरियम नवाज का ट्वीट आया था, मरियम नवाज सफदर का ट्वीट आया था कि आप अपनी सिविल को यानी कि आवाम को कि आप लोग कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन जलसे में देखा गया ना उन्होंने अमल किया ना ही आवाम ने अमल किया। तो ये तो खेलना हुआ। तौर पे तो ये होना चाहिए था कि जब लोग यहाँ पे आते तो वहाँ वॉक थ्रू गेट जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे ये मास्क भी लोगों को दिए जाते। सर, नशिस्तें उन्होंने तय कर दी थी कि इस जगह इस नशिस्त वालों ने अपनी जगह घेरनी है या बिठाना है लोगों को, लेकिन SOPs पर अमल दरामद के लिए कोई ऐसा इंतजामात नहीं देखे गए जिससे हम इस वबा से बच सके। मोहतरमा, यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। मरियम ने जो कुछ कहा मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अगर मरियम ये भी इस चीज़ का इलाज करती कि वॉक थ्रू गेट जहाँ पर लोगों को चेक किया जा रहा था वहाँ पे ये मास्क होते, सैनिटाइजर होता, ग्लव्स होते, जो बंदा आ जाता उसको पकड़ाई जाते। सर, वॉक थ्रू गेट की बात दूर की है, वहाँ तो जंगले जो हैं फलांग के जाया जा रहा है कारकुनान की जानिब से, जो कि जिनमें उन्हें चोटें भी लगी और काफ़ी हादसा भी पेश आए, लेकिन वो अब क्या कह सकते हैं कि आदत हो गई है ना। मरीम नवाज ने कह दिया आना है लेके तो आना ही है। कोरोना SOPs पे उन्होंने वहाँ पे अपने जलसे में भी बारहा कहा कि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से नहीं खेलना चाहती और मैं आप लोगों की बड़ी कदर करती हूँ, आप लोगों की जान की आवाम ही हमारा सरमाया है, लेकिन ना उन्होंने अमल दरामद किया ना किसी और ने। तो जब सियासतदान ही नहीं कुछ सेटअप कर पा रहे हैं तो फिर आम आवाम से तो हम दूर की तवक्कात रखें ना। तो वो मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इन्होंने कहा ये हमने लाखों मास्क बनवाए, तो वो कहाँ है? दिखे ही नहीं ना, यही दिए नहीं गए, लाए नहीं गए वहाँ पे। ये सिर्फ जुबानी बातें करते हैं, अमल नहीं करते। क्योंकि इनको अगर कौम का इतना एहसास होता, अगर कौम को इतनी मर रहे हैं ये कौम के लिए, ये तो अपनी दौलत बचाने के लिए मर रहे हैं जिसकी वजह से सारे लोग इकट्ठा करके प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अगर अवाम का एहसास होता तो ये कोरोना में जलसा ही ना करते, कोरोना में रैलियाँ ना करते, कोरोना में ये बड़ी बड़ी जाके जगहों पे खाने ना खाते, कोरोना में ये नारेबाजी ना करते, कोरोना में ये हुकूमत को 2-3 महीने ठहर कर ये जलसे जुलूस कर ले। इसमें कौन सा ऐसे रही था या कौन सा ऐसा आसमान गिर गया था कि अभी जलसा और अभी जुलूस करना। और ये मुकाबला करते थे कि हमने मीनार पाकिस्तान को भरना है। भाई मीनार पाकिस्तान को भरो, आपको भरने का हक है, लेकिन अवाम आपके पास होंगे तो आप उनको भरेंगे ना। जब अवाम ही आपके पास नहीं है, अवाम ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, मरीम नवाज का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कोरोना के खौफ की वजह से लोग कल जलसे में नहीं है। ये बहुत अच्छा किया है, हम सबको इसी तरह करना चाहिए। कोई भी शख्स जो हमें हिफाज़त सेहत के बरखिलाफ हमें किसी जगह भी बुलाता है, हमें नहीं जाना चाहिए। सर, आप ये देखें कल के जलसे में मरीम नवाज साहिबा ने जो है इमरान खान साहब की क्लिप्स भी, वीडियो क्लिप्स चलाई, जिनमें पहले वो इनके साथ दे रहे हैं और बाद में जो अब इक़्तिदार में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मरीम नवाज साहिबा ने उस पर मतलब एक तनकीद
کروانے کی کوشش کی. تو اگر ہم ان کے وعدے دیکھیں, ان کے دعوے دیکھیں اور ان کے بیانات دیکھیں تو پھر نون لیگ سرکار تو کہیں پہ بھی نہیں رہے گی. اب دیکھو نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو عدلیہ وہ چاہیے جو ان کی بات مانے. جی انہوں نے فوج کا نام لیا, جرنیلوں کے نام لیے, انہوں نے آ کے فلان جاتی کو یہ کہا. او بھائی آپ کی ٹیپیں موجود ہیں, ٹیلی فون ٹیپز موجود ہیں جو کہ پوری دنیا میں سنائی گئی کہ آپ نے جسٹس قیوم کو کیا کیا باتیں کی اور ان سے کہہ کہ بے نظیر کو کتنی سزا. پھر کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اچھا, اور نہیں یہ بات کہنے کی الگ بات ہے. دیکھو بات ہوئی ہے کہ بندہ ایک بات کرتا ہے, مریم نے بات کی نا کہ ان کو وہ جج چاہیے. تو بھائی آپ کو تو وہ جج چاہیے جو آپ سے آپ کی ہدایات کے مطابق فیصلہ کرے, آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کرے. لیکن سر انہوں نے جج مرحوم جو ارشد ملک ہیں ان کے حوالے سے بھی بیانات دیے ہیں. دیکھو جو ارشد مرحوم تھے جی وہ کیسے جج تھے کہ وہ ادھر فیصلہ سنا رہے ہیں, ان کے بعد وہ ادھر ان کے گھر آئے ہوئے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں, ان کو شیئر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا, کیونکہ یہ تو انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے اور کرائی انہوں نے ہے. کیونکہ نواز شریف فیملی جو ہے نا یہ ججوں کو, وکیلوں کو, اپنے تمام لوگوں کو یہ خریدنے کے ماہر ہیں اور ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ تو یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی مسجد کی چابی دے دیتے ہیں کہ یہ پکڑیں آپ. تو ان کی باتیں کیا ہے, کیونکہ ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے. اب مریم نواز کہتی تھی میری ایک انچ زمین نہیں ہے پورے پاکستان میں, تو میری لندن میں کہاں, تو سارا کچھ کہاں سے نکلا ہے. بات صرف یہ ہے, اب وہ کہہ رہی تھی کہ یعنی جھوٹ کی ایک انتہا ہوتی ہے اور وہ اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سچ نظر آتا ہے. یہ سچ مریم صرف آپ کو نظر آتا ہے, عوام باشعور ہے, وہ جان چکے ہیں کہ آپ اپنے آپ اور بلاول دونوں ابو بچاؤ مہم میں ہیں کہ ہمارے ابو نے جو دولت لوٹی ہوئی ہے اس کو بچایا جائے. اس کے نہ آپ کا غریبوں کے لیے ایجنڈا ہے, نہ آپ کسی مزدور کے لیے ایجنڈا ہے, نہ یہ سارا ایجنڈا آپ کا اپنا ایجنڈا ہے اور آپ کی کوشش یہی ہے. اب دیکھو نا میاں نواز شریف وہاں پہ تقریر کرتے کہ میں نے کل سنی, وہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں اٹھو, تو اپنے نوجوان بیٹے اس نے ساتھ وہاں لندن میں بٹھائے ہوئے, ان نوجوانوں کو بھیجو نا, وہ بھی تو نوجوان ہے نا. کیونکہ انہوں نے جو سرمایہ آپ نے لوٹا ہے اس پر وہ سانپ بن کر وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ غریبوں کے بچوں کو مرانا چاہتے ہیں, غریبوں سے محنت لینا چاہتے ہیں اور غریبوں کی ہی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے ہماری عوام کو یہ سوچ آ جانی چاہیے, سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اب ان کے پیچھے نہ جائیں اور حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر کل کے جلسے میں لوگ نہیں آئے تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں, لیکن ان کو بھوکو تو نہ ماریں. نہ ان کے لیے آٹا ہے, نہ ان کے لیے چاول ہے, نہ ان کے لیے گھی ہے, نہ ان کے لیے گیس ہے, نہ ان کے لیے بجلی ہے. اب بجلی ہے جلاتے نہیں, لیکن بجلی کا بل بہت آتا ہے. گیس آتی نہیں, بجلی کا گیس کا بل بہت آتا ہے. آپ کوئی چیز آپ خریدنے کے لیے بازار میں چلے جائیں تو آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میڈیسن لوں, میں بچوں کی کتابیں لوں, یا میں کھانے کے لیے کچھ چیز لوں. تینوں میں سے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے, 2 چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, تب جا کے یہ کام ہوتا ہے. تو میاں عمران خان صاحب, آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, آپ ہر وقت قوم سے ہمیشہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ قربانی دیں. اب آپ کو 2.5 سال ہو گئے, اب آپ قوم کے لیے قربانی دیں, کچن آئٹم کو سستا کریں. ابھی تو بجلی مہنگی کرنے کا آ گیا نوٹس, ابھی تو بجلی مہنگی ہونے لگی ہے دوبارہ. دیکھو یہ جو بجلی مہنگی ہے کیونکہ IMF نے اور ورلڈ بینک نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے بجلی مہنگی کرنے الادین کا چراغ بنایا ہوا ہے کہ جب یہ کوئی کام ہو آپ بجلی مہنگی کر دیں ہمیں پیسے مل جائیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس بجلی مہنگی کرنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. پیٹرول مہنگا ہو, یہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, سبزیاں مہنگی ہوگی, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, آنا جانا مہنگی ہو. اس سے بڑے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حکومت کو بھی ایک آنکھیں بند کر کے IMF کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, ان کو عوام کا بھی سوچنا چاہیے. اور اب دیکھو نا اگر 1.5 روپیہ یونٹ پہ بڑھاتے ہیں, یہ اربوں روپیہ کھربوں روپیہ ہماری جیبوں سے نکلتا ہے اور جاتا وہ کہاں ہے, یہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں. یا تو ہونا ہمارے لیے کوئی نوالا بن جائے. سر اب یہ سمجھ نہیں آ رہا قرضے پرانی حکومت کے تھے یا عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں, ادائیگیاں کری جا رہے ہیں اور کہی جا رہے ہیں کہ ابھی تک قرضے اتر نہیں رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی سرکار کی جب وہ تھے اقتدار میں تو ان کی وجہ سے اتنے قرضے ہوئے, یا اب عمران خان صاحب نے جب IMF کے پاس گئے تب قرضے زیادہ ہو گئے؟
शहरबानो बात क्या है कि कर्जे जो है उन्होंने भी लिए हैं जी, इन्होंने भी लिए हैं जी, अब होता ये है कि एक घर जो जिसमें डकैती हो जाए ना, जिसमें चोरी हो जाए, सारा माल लेके डाकू या चोर चले जाएं, तो वो घर को चलाने के लिए फिर कर्ज ही लेता है ना, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। अब क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो यही जुगाड़ हुआ है ना कि पूरे पाकिस्तान की पूरा जो कौमी खजाना है उसको जीरो कर दिया गया है। जी, वो नवाज शरीफ हो वो जरदारी हो, ये दो वो लोग हैं और इनके बेनिफिशियरी जो है वो फजलुर रहमान है, क्योंकि वो सारी हुकूमतों में साथ रहे और उन्होंने भी लूटा है। अब मसला सिर्फ ये है कि इन हुक्मरानों ने भी कर्जे लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कर्जे इसलिए लिए हैं कि जो कर्जे लिए हुए हैं उनका सूद उतारने के लिए कर्जे लिए जाते हैं। हाँ जी, और सूद दर सूद है। अब कुछ दिनों पहले इमरान खान ने क्या, हमें IMF के पास बहुत पहले चला जाना हाँ जी, चाहिए था। उनका बयान तो आया था। भाई अगर आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास कोई ऐसे सियाने लोग नहीं थे, आपके पास कोई किचन कैबिनेट नहीं थी, तो आपने ये जंजाल अपने गले में क्यों डाला? अब तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है और PDM और कौम ये कह रही कि ये खुद नहीं है, इनको लाया गया है, वो भी अब परेशान है कि हम किस बंदे को ले आए हैं कि जो कोई काम भी डिलीवर नहीं कर रहा। कोई वो सेनेट में अगर कोई चीज़ पास करनी होती तो उसके लिए हमें जोर लगाना पड़ता है, कौमी असम्बली में हमें जोर लगाना पड़ता है। तो वो बूटों वाले जो है ना वो भी अब इससे परेशान है। सर, हाल ही में अगर ये बिजली महंगी आप देख रहे हैं हो रही है, इससे पहले चीनी सस्ती की गई और पेट्रोल भी सस्ता किया गया, आप क्या कहेंगे कि ये महंगाई का जो उतार चढ़ाव चल रहा है ये किस रुख में रहेगा? देखो ये जो चीनी सस्ती हुई है ना जी, इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि जब सीजन शुरू हो जाता है और क्रशिंग शुरू हो जाती है, जी, जी, आप कोई चीज़ देख लें, जब उसकी बहुतात हो जाती है तो वो सस्ती हो जाती है। क्योंकि जब पाकिस्तान में अब तमाम मिलें जो है ना वो चीनी बना रही हैं। सर इस तरह तो अगर बिजली महंगी हुई है तो अब तो एसीज वगैरह नहीं चलने, ठंड है तो उनको भी इसका बेनिफिट होगा। नहीं आप आप देखें तो जिस तरह चीनी की बात करें ना, इस तरह बिजली भी इसी तरह इस्तेमाल हो। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ जो है 120 रुपए किलो पे चलेगी चीनी। जी, इमरान खान ने और अदलिया ने ऐलान किया कि 70 रुपए किलो बेचो, कोई बिकी? ठीक तो कति रही तौर पे होगी। कोई नहीं, कति तौर पे नहीं बिकी, उसी रेट पे बिकती रही। अब आके जब नई फ्रेश चीनी आनी शुरू हुई है तो उसके बाद ये चीनी का रेट अब जो है वो 81, 82 पे आया है, इससे पहले नहीं आया। क्योंकि हम भी मुशाहदे में, हम भी बाजार में जाते हैं, लोग भी सुनते हैं, बहन भाइयों से भी बातें होती हैं। और रही बात जो बिजली की बात है ना, बिजली तो वही है ना, वही बिजली है, वही हम सर्व करने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी चार्जिंग बढ़ा दी जाती है जी, उसके पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, उस पर खर्चा तो नहीं आता, उसी चीज़ को हम बढ़ा देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है क्योंकि IMF ने जब हमसे कर्जा लेना होता है और वो देखता है कि ये महसूस कर रहे हैं कि ये कर्जे देने के काबिल नहीं है, तो हमें सजेस्ट करते हैं, हमें वो कहते हैं कि आप ये चीज़ बढ़ा दें, तो हमें अकल के नाखल लेने चाहिए, होश के नाखल लेने चाहिए, हमें वो चीज़ बढ़ानी चाहिए जिससे हुकूमत की बदनामी ना हो, जिसकी अवाम की जेब पर बोझ ना पड़े। सर जिस तरह से आपने देखा होगा कल PDM के इजलास में जो जलसा हो रहा था, इनके जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ये जो है मरियम के बाद अपनी तकरीब के लिए आए थे, तो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म में कठपुतली वज़ीर आज़म है, इनका इस्तीफ़ा हम लेंगे। क्या आप ये नहीं देखते कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस टाइम PDM के मुतहरिक में कठपुतली की तरह उनके हाथों नाच रहे हैं? मसला ये है कि मैं ये गुजारिश करूं कि जितने ये इस वक्त PDM की क़यादत है, PDM की क़यादत में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमात ना हो जी, जो नैबज़दा ना हो या जिसके माथे पर लुटेरा ना लिखा हो। बिल्कुल। ये सारा टब्बर जो है ना PDM का, ये सारे चोरों डाकुओं लुटेरों की एक वो थाल आई हुई है जो कि अवाम को गुमराह करने के लिए दिन रात अपने बयानियाँ देते हैं, लोगों से बात करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि मीडिया भी उनको भरपूर टाइम देता है, जिसकी वजह से उनकी बातें जो है वो तूल और अर्ज में फैलती हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बिलावल है, बिलावल ने कौन सी ऐसी मेहनत की है, कौन सा उसने काम किया है, कौन सी उसने कसी चलाई, कौन सा उसने हल चलाया है कि जिसकी बुनियाद पर वो खरबपति हो गया? नो। मरियम ने कौन सा काम किया है? आज तक उसने कोई नौकरी की है?
اور آج تک اس نے کبھی کوئی کام کیا ہے کسی طریقے سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ خربوں روپے کی مالک بن گئی. بات صرف یہ ہے کیونکہ وہ خربوں روپے جو کمائے ہیں وہ میرے اور آپ کے خون پسینے کا جو ٹیکس ہے نا وہ کمائی ہے, اور وہ ان کے ابا حضوروں نے لوٹے ہوئے ہیں, اور انہوں نے مہنگے مہنگے وکیل کیے ہوئے ہیں. اگر ایک وکیل کو 10 کروڑ مثال انہوں نے 10 خرب روپے لوٹا ہے, یہ 10 کروڑ ایک وکیل کو دے دے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایسی شک نکالتے ہیں, وہ ایسی نکالتے ہیں کہ ان کو ہوتے ہی کچھ نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ایک سائیکل چوری کر لے, اس کو تو پولیس ویسے بھی پھڑکاتی ہے اور اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے, لیکن ان لوگوں نے اتنی ٹیٹیاں لگائی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتی جا کے؟ اس کے لیے بڑی تفتیش ہوتی ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن ان کے فلودے والے, ٹماٹر والے, ٹھیلے والے, جو ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ان کے اکاؤنٹ کھولے اور ان میں اربوں روپے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو کچھ بینک میں ہو رہا ہے آپ ان لوگوں کو بھی سامنے لائیں نا, جو ٹریکٹر والے ہیں, جو ٹرالی والے ہیں, جو فلودے والے ہیں, جو چنچی والے ہیں, جن کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے گئے ہیں, ان کو لا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. سر وہ کہاوت ہے نا, ہم تو ڈوبیں گے صنم تجھ کو بھی لے کے ڈوبیں گے, یہ لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بلاول اور شہباز شریف کی جو جیل میں ملاقات ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ ہے کیونکہ مریم نواز اور بلاول کی کافی ملاقاتیں ہو چکی ہیں جی, اور پوری پاکستانی قوم یہ جانتی ہے کہ میاں شہباز شریف اور مریم اور نواز شریف کے بیانی میں فرق ہے. میاں شہباز شریف جو ہیں وہ میں اور آہستہ لہجے میں بات کر کے اور اداروں کے ساتھ نہیں بگاڑنا چاہتے, جبکہ مریم نواز اور نواز شریف دونوں جو ہیں وہ اس وقت انہی اداروں کے خلاف چل رہے ہیں, اسی بیوروکریسی کے خلاف چل رہے ہیں, اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہے ہیں جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا. 3 دفعہ وزیر اعظم ان کو بنایا گیا, 2 دفعہ وزیر اعظم کس نے بنایا؟ یہی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے بنایا. آج اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کیونکہ عمران اپنے جو بلاول ہیں ان کی سندھ میں حکومت ہے, وہ نہیں چاہتے کہ حکومت اس طریقے سے استعفے دے, یعنی حکومت کو یہ استعفے پیش کیے جائیں تاکہ ہماری سندھ کی حکومت چلی جائے. کیونکہ اگر سندھ کی حکومت اس طرح جاتی ہے تو جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو سندھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس لیے وہ سندھ کو بچانے کے لیے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں, اور آج کی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی سیاسی گفتگو کریں گے کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے, ہمیں اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے, کیونکہ پچھلی دونوں حکومتوں نے 5 سال پورے کیے ہیں, اس کو بھی ہونا چاہیے. ابھی یہ 2.5 سال چلے گئے, اگلا سال پھر جو وہ شروع ہو جائے گا سیاست کا, تو یہ وقت گزر جاتا ہے. کیونکہ یہ شہباز شریف نرم رویہ رکھتے ہیں, وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح فوج کے یا اداروں کے خلاف نہیں ہیں, اور آج یہی طے پائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلاول کی باڈی لینگویج میں فرق آئے گا. ٹھیک ہو گیا سر. پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ بھی کر لیا کہ ڈائیلاگ سے نہیں کام لیں گے, وہ لانگ مارچ کریں گے. تو آپ ان کی لانگ مارچ کو جنوری یا فروری میں ہے, تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ پہلے پی ڈی ایم تو ہو جائے جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا نہ چاہیے. بالکل میری دنیش میں اس سے پہلے ہی پی ڈی ایم کا طے پہنچا ہو جائے گا. اچھا. اور پیپل پارٹی جو ان سے راستہ اختیار کرے گی الگ, اور 1-2 پارٹی اے این پی وہ بھی الگ ہو جائے گی. اور جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ نورانی جو کہ اس وقت اپنے مولانا فضل الرحمان کے بال بچہ تنظیم بنے ہوئے ہیں, وہ بھی الگ ہو جائیں گے. پھر دیکھیے گا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ صرف چاہتے ہیں, مریم نواز صرف یہ چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان بھی آیا کہ ناجائز حکومت چلنے نہیں دیں گے, ناجائز ان کے مطابق ہے اور پی ڈی ایم کے مطابق یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. تو یہ کس حد تک وہ اپنے بیانیوں کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ جہاں تک ان کی بات ہے نا چلنے نہیں دیں گے جی, وہ اس میں کامیاب جا رہے ہیں جی. کیونکہ جب ملک میں ایجیٹیشن ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, جلسے جلوس ہوں گے تو سرمایہ کاری رک جاتی ہے, سرمایہ کاری رک جاتی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں ملتا, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب بھی کسی بھی ملک میں جب اپوزیشن میدان میں ہو, وہ چاہے تگڑی ہو یا چھوٹی ہو, اس سے ملک میں اصولی طور پر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجابی جی مثال ہے, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے.
اگر میں اسمبلی میں نہیں ہوں تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. جی سر دیکھیے جس طرح سے پی ڈی ایم جو اپنا اجلاس کر رہی ہے، بار بار جلسہ کرتی جا رہی ہے، یہ گھٹ جوڑ کے ساتھ کر رہی ہے. پچھلے جائیں پیچھے ہم مڑ کے دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان جو آج ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اکیلے ان سب کے خلاف اپنا جلسے کیے تھے، وہ متحرک نہیں ہوئے تھے. اس ٹائم کی ان کی پیک اتنی مضبوط تھی، تو کیا اب ان کے متحرک ہونے سے ان کی یہ جو پاور ہے وہ کم کر سکیں گے؟ دیکھو بات یہ ہے، میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ اس وقت فوج اور عمران خان دونوں ایک پیج پہ ہیں. پاکستان میں جب بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، جب فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں رہی تو یہاں پہ تبدیلی بھی آئی ہیں، یہاں پر لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی ہیں اور کو بھی ہوئے ہیں. یہ سارے مسائل ہوئے ہیں کیونکہ فوج حکومت پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتی. فوج عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ ہر کام عمران خان سے لینا چاہتی ہے، خود آگے نہیں کرنا چاہتی. لیکن کیونکہ یہ جو اپوزیشن ہے، پہلے فوج ان کو حکومتیں دیتی رہی ہے. فوج ہی کی وجہ سے نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، فوج ہی کی وجہ سے 2 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے. وہ آسمان سے کوئی چیزیں لے کے نہیں آیا تھا، یا کوئی ایسا وہ کرزما لیڈر نہیں تھا، وہ کوئی وہ ایران کے خمینی جیسا لیڈر نہیں تھا، وہ نیلسن منڈیلا نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی کہتا رہا. یہ ساری جھوٹ کی باتیں ہیں. اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ وہ فوجی گملوں کی پیداوار ہے اور فوجی گرموں میں پیدا ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ ان کو یہ الیکشن نہیں جتایا گیا، ان کے خلاف جتایا گیا ہے، اور یہ بیانیہ دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ ہم نواز شریف اور زرداری سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے. یہ بیانیہ ان کو کھڑک رہا ہے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مقدمات میچور ہو رہے ہیں، ان کو سزائیں مل رہی ہیں اور ان کی تمام جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی کتنی جائیدادیں ہیں، جی خربوں روپے کی، اربوں نہیں خربوں روپے کی جائیدادیں ہیں. اور وہ کل ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ یہ، اور سب سے بڑھ کے بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں، میں صادق اور امین ہوں. تو اینکر نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی صادق اور امین نہیں ہے. اس نے پھر بھی برجستہ یہی جواب دیا، الحمدللہ میں اپنی حد تک، میں اپنی ذات تک، میں اپنے وجود تک صادق اور امین. جی سر، جس طرح سے یہ ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے حکومت کو ایک بار پھر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا کہا ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھو حکومت کا کام ہوتا ہے مذاکرات کرنا، انگیج کرنا. جی اپوزیشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر لیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھو عمران خان نے پہلے دن جب اپنی تقریر کی نا، تو اس میں یہ کہا تھا کہ ہم ان تمام مسائل پر اکٹھے بیٹھیں گے اور ان کو حل کریں گے، اپوزیشن میرا ساتھ دے. ٹھیک ہے. اب اپوزیشن کے ساتھ جب بیٹھنے کی بات آئی تو انہوں نے اپنا این آر او پیش کر دیا، انہوں نے نیب کو ختم کرنے کی بات کر دی. اب عمران خان اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ 2 باتیں نہ کریں، اس کے علاوہ پوری دنیا جہان کی جو اصلاحات ہیں وہ ہم کریں گے. یہ فواد چودھری نے بھی جو کہا ہے نا، وہ یہی کہا ہے کہ یہ 2 چیزیں نکال دیں، اس پہ آئیں مذاکرات کریں، کیونکہ حکومت کا کام ہے ان کے مذاکرات کرنا. اور اگر پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں وہ کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ وہ عدلیہ کے ساتھ کریں گے، وہ فوج کے ساتھ کریں گے، وہ حکومت کے ساتھ کریں گے؟ بتاتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے ان کے پاس کہنے کو باتیں بہت ہیں، کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، عمل نہیں ہے. اب میں 40 سال سے جرنلزم میں ہوں، میں 40 سال یہ اتار چڑھاؤ سب دیکھ رہا ہوں کہ کون کیا ہے. یہ جتنے سب بڑے لیڈران ہیں، کوئی ایسا لیڈر نہیں جس کا میں نے انٹرویو نہ کیا ہو، جس کے پاس میں بیٹھا نہ ہوں، جس کی اعداد و سکرات کو میں نہ جانتا ہوں. یہ سارے وہ لوگ ہیں، جتنا قریب آپ ان کے جائیں گے آپ کو بہت زیادہ بدبو آئے گی. سر اب یہ دیکھیں نا کہ وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں بھی ہوئیں، شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنایا گیا، اعظم سواتی کو وزیر ریلوے بنایا گیا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جلسہ ہونے والا ہے اس لیے شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنایا گیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. تو تبدیلی تو وہیں پہ رہ گئی نا. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں،
कप्तान का काम है वो जिसको मर्जी चाहे जिस जगह मर्जी लगा दे। इसमें अपोजिशन को कोई दर्द-सर नहीं लेना चाहिए, ये उनका काम है वो करें। और हुकूमत को भी अपोजिशन का अगर जलसा नाकाम हुआ है ना, तो जलसा की नाकामी पर बातें ज्यादा करने की बजाय अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, डिलीवर करें कौम को। बातें बहुत हो चुकी, और ये 5-6 जो लोग हैं ना, शिबली फराज हो गया, फरदौस हजकमान होगी, शहबाज गिल हो गया, ये अपने 2-4 और ऐसे लोग उस्मान बुज़दार भी आजकल बड़े बयान दे रहे हैं, तो इसी तरह की बातें करते हैं। उनको इन बातों से हटकर आवाम की खिदमत करनी चाहिए। शिबली फराज ने आज ही यानी कि ट्वीट उनका आया, ये ना आर हुए हैं ना पार हुए हैं, ये सिर्फ खवाड़ हुए हैं, उनका ट्वीट आया शिबली फराज का। मैं यही बात कर रहा हूँ, ये बातें को इनको जेब नहीं देती, ये अमल करें। अगर कौम ने इन पे एहसान किया तो कौम की मुश्किलात को दूर करें। सर, एक जगह आप देख रहे हैं कि हमारे सियासी कोरोना ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और एक तरफ कोरोना की वबा है, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। खाने पीने की अशिया भी अब आपको पता है कुछ बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई हैं कि एक रोटी के लिए भी एक गरीब जो है वो तरस रहा है। अब क्या देखते हैं मैशियत को कैसे स्टेबिलिटी पे लाया जा सकता है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? देखो, ये हुकूमत के पास करने के बहुत इकदाम होते हैं। ये जितने MP MN गुजरा है, ये सब अपनी तनख्वाह ना लें, अपने TADA ना लें, सारी फजूलियात को खर्च ख़त्म कर दें, ये जितना प्रोटोकॉल है ख़त्म कर दें। अब इमरान खान ने ये दावा किया था, वादा किया है मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा। मैं अभी एक फंक्शन से आ रहा हूँ, वज़ीर आला के फंक्शन से, तो वहाँ पर सैकड़ों पुलिस वाले, सैकड़ों इंटेलिजेंस वाले और इसी तरह पूरी ब्यूरोक्रेसी के लोग वहाँ पे लाइन बांधे हुए खड़े थे। ये अखराजात नहीं होते, पेट्रोल के अखराजात हैं, आने जाने के इनको ख़त्म कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में आने वाली जितनी सामानी तईश है उन पर पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान में जो चीज़ें यहाँ हम पैदा करते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, तो खामखा महंगाई में कमी होगी, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, लोगों को अमने आमा की सहूलत मुयसर होगी। जब अब पाकिस्तान में हर शख्स को इंसाफ मिल जाएगा, हर शख्स को रोटी मिल जाएगी, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये हुकूमत का फ़र्ज होता है। लेकिन अब तो मैं ये देख रहा हूँ, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में किताबें नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, ये उल्टी गंगा है। और मैं क्योंकि ये जानता हूँ कि पिछले दौर में और उससे पहले परवेज़ के दौर में ये तमाम चीज़ें फ्री थी, हर चीज़ मुयस्सर थी, लेकिन न जाने इनके आने की वजह से क्या कोई सांप सूंघ गया या को आसमान चीज़ें उड़ा के ले गया कि बरकत ही नहीं रही। अब मुझे ये बताएं, गाजर, मूलियाँ, टमाटर, गन्ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पैदा होती हैं? ये IMF देता है, ये हम अमेरिका से मंगवाते हैं या चाइना से मंगवाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं और इनकी कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि माफियाज हैं वो चीज़ें स्पेयर कर लेते हैं, वो डंप कर लेते हैं, वो स्टॉक में ले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो महंगी करके बेचते हैं। हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है। हुकूमत को तमाम ये जो है ना कमेटियाँ बनानी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी होनी चाहिए, ये महंगाई के बारे में कमेटी होनी चाहिए, ये कीमतें जो है इनकी सख्त करने के बारे में कमेटी बन जाती हैं, पॉलिसीज भी तो होनी चाहिए ना। देखो, मेरी गुजारिश ये है, जब तक हम अमल नहीं करेंगे जी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत है, न नूरी है न नारी है। हम बातें करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन पता है आपको, रियासत मदीना में अगर एक कुत्ता भी रात को दजला के किनारे भूखा सोता था तो हजरत उमर फारूक कहते थे ये मेरा फॉल्ट है जी, उसका हाथ मेरे गिरबान को होना चाहिए। यहाँ क्या है कि कल इमरान खान की वो फोटो जो दिखाई जा रही जी कि वो जी उनके साथ वो कुत्तों को खाना खिला रहा। भाई, यहाँ पर इंसानों को खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा। सर, वो तो PDM के जलसे के साथ रेलिवेंट किया गया है ना। ये कोई बात नहीं, ये भी अच्छी हरकत है, ये मैं भी इसको पसंद नहीं करता। बात से वो यानी कुत्तों को खिला के वो रिलैक्स हो रहा है और अवाम भूख से मर रहे हैं जी, ये क्या तरीका है? इट इज नॉट फेयर। सर, PDM भी तो यही कर रहे हैं ना, इंतशार ही तो फैला रहे हैं, और कर क्या रहे हैं वो। बहरहाल आप ये देखेंगे भारतीय किसानों का भी एहतजाज जो है वो जारी है। आप उनको कैसे देखते हैं कि भारत में भी तो मईशत स्टेबल नहीं है? क्यों नहीं ये प्रोमिनेंट हो रहा? क्यों नहीं अक़वाम आलम को पता लग रहा कि वहाँ पे भी किसानों का हक मारा जा रहा है? IMF वहाँ क्यों नहीं करता कुछ? देखो, ये अब भारत में जो किसानों ने हड़ताल की हुई है,
या उनके जलसे जुलूस हैं जी वो अब अमेरिका में भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, जी लंदन में भी हो रहे हैं, जी मुख्तलिफ और शहरों में भी हो रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है ना वो एक बहुत बड़ा शैतान और ताकतवर मुल्क है। वो किसी चीज को, और अब वो कह रहे ये पाकिस्तान राजस्थान खालिस्तान बनाने के लिए साजिश कर रहे हैं। जी चाइना इसमें मुलव्वस है। और भाई मसला ये है कि कीमतें आप नहीं बढ़ा रहे, किसान की चीजों की जो चीजें हैं वो कीमतें बढ़ा रहे हैं, खाद आप महंगी कर रहे हैं, बिजली आप महंगी कर रहे हैं, बाकी चीजें महंगी कर रहे हैं। लेकिन जो आलू जो प्याज सन 1980 में बिक रहा था जिस रेट पे, उसी में बिक रहा है। अब किसानों का ये मांग ये है कि हमें हमारे जो फसलें हैं उनकी कीमतें पूरी दी जाएं। इसलिए अब क्योंकि ये अक़वाम आलम का फोरम है, अक़वाम आलम के फोरम तक ये बात पहुंच चुकी है। आप मुझे ये बताएं, अभी ये जो एक इंकशाफ हुआ है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश करने के लिए झूठा मीडिया सेल बना रखा है। जी ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है सर। अब बात ये है क्योंकि इन तमाम चीजों को कट किसने लगाना है, हमारी हुकूमत ने लगाना है। अब वो 15 साल से अगर वो हमारे खिलाफ झूठी खबरें दे रहा है पूरी दुनिया को, तो हमने क्या किया? हमारी इंटेलिजेंस ये बात ही नहीं समझ आ रही कि भारत का मीडिया तो पहले बदनाम है कि वो झूठी सहाफती करते हैं, फिर कैसे उनको हम इतना दे रहे हैं अहमियत? बात ये नहीं है, बात अहमियत की जी नहीं है शहरबानो। जी जी बात ये है कि एक चीज अब मीडिया पे आती है ना, जी सोशल मीडिया पे जी करोड़ों लोग उसको क्लिक करते हैं, जी ज़ेन बनता है कि यार पाकिस्तान ये जुल्म कर रहा है। अब उसकी गहराई में तो कोई नहीं जाता कि वाकई ये हो रहा है, ये वो पढ़ लिया ओ ये मजहब परस्त हैं। यानी कि चोर मचाए शोर वाला हाँ, हिसाब है चोर सर। मचाए बिल्कुल शोर, सर आप ये देखें, एक हाल ही में लाहौर में भी वाकया पेश आया कि शाही किला के अंदर रंजीत सिंह का जो पुतला था उसका बाजू तोड़ दिया गया और इसको नेशनल इशू भी बनाया गया। इसको इंडियन ने भी उठाया कि अब वहाँ पे किसान एहतजाज पे हैं तो यहाँ पे भारत का जो ये मुजस्मा इनका रखा हुआ था ये पाकिस्तान जो है वो तोड़ रहा है, तो ये इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। तो अब आप नहीं देखते कि इनकी मीडिया सच बोल रही है झूठ बोल रही है? वो तो बाय चांस हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ही कोई केस आगे बढ़ा, लेकिन इस बात को उठाया जरूर गया भी ना। देखो बात ये है सिर्फ जी सिखों को भी हमारे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। जी क्योंकि पाकिस्तान में जरा सी बात हो जाए ना जी तो उसको बढ़ा चढ़ा कर इंडिया पेश करता है। जी जी लेकिन अगर मुसलमानों का कत्ले आम हो तो उसका गाय ज़िबा करने पर पूरे खानदान को ज़िबा कर दिया जाए, जी मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोक दिया जाए और जो जाए उसको कत्ल कर दिया जाए, मुस्लिम हिंदू फसादात करा दिए जाएं। जी और गुजरात में मोदी ने, जब ये वज़ीर आला गुजरात था, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि इसने हजारों मुसलमानों को वहां पे कत्ल करवाया था और उसी को ही आगे बढ़ावा देकर अपने आप को आर्मी लीडर इसने बढ़ाया, क्योंकि ये दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीम है आरएसएस, जिसका मोदी सरबराह है। जी जी तो आप इनसे किस तरीके से बात सोच सकते हैं कि हमारी बात को वो जमीन पे गिरने दें और अपनी बातों को उठा लें, क्योंकि उनका मीडिया ताकतवर है, तो सर आप उनकी ये बड़ी देखें, जान है, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो कोई सर ये कैसे अच्छी हो गई? क्या चाइना उनको मुंह नहीं लगाता है भारत को, कैसे खारजा पॉलिसी उनकी मैं बहुत गुजारिश अच्छी हो करता गई? हूँ आपको, जी। आप बात सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की नहीं है। सर अमेरिका भी बाद में भारत को पछाड़ देता है, ये भी आपको पता ही है। नहीं मुझे ये बताया ना, यूरोपीय यूनियन अमेरिका किसके साथ है? बिल्कुल इनके साथ ही मिले हुए हैं सर सारे आपस बात में। सिर्फ ये है कि चाइना और पाकिस्तान तो एक अलग गेम है ना। जी अब सऊदीया और यूएई किसके साथ है? सर अब यही तो ईरान बहुत बड़ी किसके बात है। साथ हाँ, है? सऊदी अरब भी अब हमारे साथ नहीं भारत के साथ जा रहे क्योंकि हमने चाइना के साथ ताल्लुकात अपने खराब नहीं किए, तो ये भी एक अलमिया है वैसे। ये मैं यही गुजारिश करता हूँ, यही खारजा पॉलिसी की नाकामी होती है और क्या होता है। जी अब देखो ना, एक चाइना का वजीर खारजा है, वो अगर इंडिया जाने से पहले बात करता है कि पाकिस्तान वालों से जी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पॉलिसी तो ये होती है ना जी जी कि सऊदी अरब और यूएई और ईरान हमसे पूछें, हम एटमी मुल्क हैं, यानी वाहिद मुल्क है इस्लामी जो एटमी ताकत है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने किसी किस्म की ना खारजा पॉलिसी की बेहतरी की है ना अंदरूनी पॉलिसी। सर एक आखिरी सवाल है मेरा छोटा सा, सर्जिकल स्ट्राइक भारत करेगा? देखो जब उसको मौका मिलेगा वो जी, करेगा, जी क्योंकि उसकी वजूहात हैं, क्योंकि वो वैसे तो ये भारत में
नागालैंड है, न्यूजीलैंड है, जी। बाकी कई ऐसी कौमें जो कि अपनी अलहदी की जंग लड़ रही हैं। और हाल ही में उसने कश्मीर को हड़प कर लिया है और ये कब कश्मीर अब इंडिया का हिस्सा है। पहले तो मुतनाज़ इलाका था, टेरिटरी जी। थी, अब उसने हिस्सा बना लिया है। जी। अब खालिस्तान के लिए सिख जो हैं वो साल से जदोजहद कर रहे हैं। तो वो बाद टाइम जब उसके सर पे चढ़ जाती है ना कोई बात, जी वो फिर पाकिस्तान पर हमला करने की बात करते हैं, जी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात जी। करते हैं, और वो अब इसी तरीके से अपने अवाम को खामोश करा लेते हैं। इसलिए इस कमीने दुश्मन से जी। हमें हर वक्त होशियार रहना चाहिए। अब पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, कितने कब्र कितने दरख्त जी। उन्होंने उड़ाए थे हमारे। जी तो अब उसका हमने बदला क्या दिया था कि हमने भी चाय की प्याली पिला कर भेजा था। जी। हमारी फौज जो है ना माशाल्लाह बड़ी मुतहर्रक, बड़ी जोरावर और बड़ी ताकतवर है। मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। वो जब भी ये कुछ स्ट्राइक आएगा उसका वो भरपूर जवाब के लिए हम तैयार दिन के हैं। टाइम जवाब देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।